यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 1 में पढ़ते हैं और जिनका पेपर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और जिनका पेपर 1 है उन लोगों का यह लेक्चर 6 का सीरीज है। इससे पहले आप लोगों का लेक्चर 5 तक अपलोड कर दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल के से अवश्य जुड़े हेल्पर की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 वालों का इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेक्चर 6 का यह सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सामान्य लाभ एक अंग है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों का सन्निहित लागत का। क्या है? सन्निहित लागत का। तो यह पहला ही ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाता है। सामान्य लाभ एक अंग किसका है? सन्निहित लागत का। तो अगला ऑप्शन देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। बाजार कीमत सामान्य कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल सही है। सामान्य कीमत बाजार कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती है, नहीं ये नहीं है। बाजार कीमत और सामान्य कीमत सदैव बराबर होती है, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त तीनों सत्य, मतलब ऑप्शन नंबर ए केवल करेक्ट है। बाजार कीमत सामान्य कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित रेखाचित्र में साम्य कीमत क्या होगी? और की तो बड़ी टेढ़ा वाला सवाल पूछ दिया है। तो साम्य कीमत देखते हैं क्या होगी। सम कीमत ओपी तो नहीं होगा, ओपी टू भी नहीं होगा, वस्तु की मतलब कीमत ओपी वन हाँ OP1 हो जाएगा। हाँ, तो इस रेखाचित्र में सम कीमत क्या होगी? तो OP1। और इसे डिटेल में आप लोगों का भी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो जब भी सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों को ये इसका डिटेल बताया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा OP1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति में मांग में हुए परिवर्तनों के अनुसार पूर्ण समायोजन की समयावधि के अंतर्गत संभव है। तो ऑप्शन देखते हैं। अति अल्पकाल नहीं, अल्पकाल नहीं, दीर्घकाल। दीर्घकाल के अंतर्गत यह संभव है। वस्तु की पूर्ति की मांग के लिए परिवर्तन के अनुसार पूर्ण समायोजन की समयावधि के अंतर्गत संभव है, तो दीर्घकाल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षित मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य का उत्पादक अथवा विक्रेता वस्तु को बेचने से मना कर देता है। तो इसका सही है, बिल्कुल सही है। ये कथन बिल्कुल सही है। सुरक्षित मूल्य अर्थात रिजर्व प्राइस वह मूल्य है जिसे कम मूल्य पर उत्पादक अथवा विक्रेता वस्तु को बेचने से मना कर देता है। उसका उत्पादक कम हो जाएगा तो वस्तु बेचना चाहेगा? बिल्कुल नहीं बेचना चाहेगा, उसका जितना लागत से कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एकाधिकार में जब मांग वक्र की लोच इकाई होती है तब क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। सीमांत आगम इकाई होता है, ये नहीं। इकाई से कम होता है, नहीं। इकाई से अधिक होता है, नहीं। शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है? शून्य। एकाधिकार में जब मांग वक्र की लोच इकाई होती है तो शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिकार में मांग वक्र की लोच इकाई में अधिक होने की दशा में क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सीमांत आगम की इकाई से अधिक एवं धनात्मक होती है, बिल्कुल सही। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। एकाधिकार में मांग वक्र की लोच इकाई से अधिक होने की दशा में क्या होती है? तो सीमांत आगम इकाई से अधिक एवं धनात्मक होती है। और दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। सीमांतागम शून्य होता नहीं, सीमांतागम इकाई से अधिक किंतु ऋणात्मक होता है भी नहीं, संभव नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिकार में आयताकार अति परवलय अर्थात रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र होता है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हो जाता है ये AR वक्र। कौन हो जाता है? AR वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार एकाधिकारी शक्ति की कोटि। तो जॉन रॉबिन्सन के अनुसार एकाधिकार शक्ति की ये I/E है। क्या है? I/E। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। दीर्घकाल में एकाधिकारी ओके। दीर्घकालीन संतुलन में अल्पकालीन संतुलन भी प्राप्त करता है। दीर्घकालीन संतुलन में अल्पकालीन संतुलन भी प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। यही कथन आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट कथन भी देख लेते हैं। दीर्घकाल में एकाधिकारी के संतुलन में कोई अल्पकालीन संतुलन नहीं होता है, कोई अल्पकालीन नहीं, ये गलत है। दीर्घकाल में एकाधिकारण बढ़ती लागत दशा में हानि प्राप्त करता है, नहीं ये नहीं होगा। दीर्घकाल में एकाधिकारी समान लाभ प्राप्त करता नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को जब एकाधिकार फर्म में बदला जाता है तब जो है कुल कल्याण में कमी हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर, एकाधिकार का एक समय में निर्धारित कर सकता है। क्या कर सकता है? तो कीमत उत्पादन दोनों को नहीं होगा। कीमत और उत्पादन में से किसी को नहीं, ये भी नहीं होगा। कीमत अथवा उत्पादन में से किसी एक को, बिल्कुल सही। कीमत अथवा उत्पादन में से किसी एक को ये निर्धारित कर सकता है एकाधिकार एक समय में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विपक्षीय एकाधिकार में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। द्विपक्षीय एकाधिकार में क्या होता है? एक क्रेता और अनेक क्रेता
होते हैं, बिल्कुल नहीं। एक क्रेता और एक विक्रेता होगा, ये ऑप्शन कहीं है। एक क्रेता और एक विक्रेता, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्रेता अनेक विक्रेता, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्विपक्षीय एकाधिकार अर्थात बाइलैटरल मोनोपोली में क्या होता है, एक क्रेता और एक विक्रेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है, ये तो नहीं होगा। एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार होती है, भी नहीं होगा। एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच लोचदार होती है, भी नहीं होगा। एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच अत्यधिक बेलोचदार होती है, ये होगा। अत्यधिक बेलोचदार होता है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। एकाधिकार का बाजार की मांग एवं पूर्ति पर नियंत्रित रहता है। एकाधिकार का बाजार की मांग एवं पूर्ति पर नियंत्रण रहता है, ये नहीं होगा। एकाधिकार का अपनी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रहता है, बिल्कुल सही। वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रहता है। एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण नहीं रहता, ये तो नहीं होगा। एकाधिकार बाजार की पूर्ति पर नियंत्रण नहीं रहता, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एकाधिकार का अपनी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का विचार देने वाले अर्थशास्त्री थे। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का विचार देने वाले अर्थशास्त्री थे। इन अर्थशास्त्री का नाम था चैम्बरलिन। क्या नाम था? चैम्बरलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकारी विभेद की सफलता के लिए आवश्यक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। बाजार को पृथक पृथक किया जा सके तथा उसमें पुनर्बिक्री की संभावना ना हो, बिल्कुल सही। बाजार को पृथक पृथक किया जा सके और पुनर्बिक्री की संभावना ना हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाजार अलग अलग हो तथा उनमें पुनर्बिक्री संभव हो, ये नहीं होगा। उत्पादन में अंतर हो, ये भी नहीं होगा। वस्तु के उत्पादन में अंतर हो, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत विभेद में एकाधिकारी संतुलन की शर्त है। तो MRA इक्वल टू MRB MRC, ये बिल्कुल ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये कीमत विभेद में एकाधिकार संतुलन की शर्त ये ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का, जब एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी एक ही वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदात्मक एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बाजारों में मांग की लोच समान हो, सीमांत आय समान हो और मूल्य समान हो तो उस टाइम में होगा तो मूल्य विभेद संभव नहीं हो सकेगा। क्या? मूल्य विभेद संभव नहीं हो सकेगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भेदात्मक एकाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन देखते हैं। जब एकाधिकारी वस्तुओं के व्यापार में धोखाधड़ी करता नहीं, जब एकाधिकारी द्वारा एक ही वस्तु के विभिन्न उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। हाँ, ये सही है। विभिन्न उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूल की जाती है, तो यही हुआ भेदात्मक एकाधिकार। तो जब एकाधिकारी सेवाओं में भेदभाव करता है, जो नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि MR1 ग्रेटर देन MR2 तो एकाधिकारी, तो इस अवस्था में एकाधिकारी दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार के अधिक उत्पादन की बिक्री करेगा, बिल्कुल सही। ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। MR ग्रेटर देन MR2 है हो तो एकाधिकारी दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार से अधिक उत्पादन की बिक्री करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत उत्पत्ति विवरण का मूलभूत नियम है। तो इसका मूलभूत नियम है MR1 इक्वल टू MR2, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के उपभोग किराए की कीमत उसके प्रयोग के प्रकार के आधार पर अलग अलग निर्धारित होती है, इसका संबंध है। तो इसका संबंध जो है वो मूल्य विभेद से। किससे संबंधित है? तो मूल्य विभेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीगू के अनुसार कीमत विभेद की श्रेणियां हैं। तो कीमत विभेद की श्रेणियां कुल 3 है। किसके अनुसार? तो पीगू के अनुसार, प्रोफेसर पीगू के अनुसार। और ये अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर पीगू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधन की बाजार मांग। एक साधन की बाजार मांग जो है वो होती है व्युत्पन्न मांग होती है। क्या होती है? व्युत्पन्न मांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता MPP होती है। तो MPP जो है वो होती है अन्य साधन स्थिर रहने पर किसी साधन की मात्रा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल भौतिक उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे ही भौतिक उत्पादकता अर्थात MPP होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के सिद्धांत को। तो वितरण के सिद्धांत को जो है वो साधनों का मूल्य निर्धारण भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। वितरण के सिद्धांत को साधनों का मूल्य निर्धारण अर्थात फैक्टर प्राइसिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन की एक इकाई बढ़ने से कुल उत्पादन में जो मात्रा की वृद्धि होती है उसे जो है सीमांत भौतिकता उत्पादक कहते हैं, सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साधन का MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है किसी साधन का? तो MRP इक्वल टू MR, MRP इक्वल टू MR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन अर्थशास्त्री वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित है? तो इससे तो वो संबंधित होगा JB क्लार्क, ये सही है। JB क्लार्क संबंधित है वितरण के सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधनों की कीमत निर्धारण के लिए वस्तु सिद्धांत से अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, साधन की व्युत्पन्न मांग होती है, सिद्धांत आवश्यकता प्रतिक्रिया, ये बिल्कुल सही है। साधन मांग होती नहीं, साधन की पूर्ति होती नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, साधन की व्युत्पन्न मांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है। तो वितरण के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य उत्पत्ति के साधनों में वितरण, क्या है, उत्पत्ति के साधनों में वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक साधन की सीमांत एवं औसत आगम उत्पादकता वक्र एमआरपी एवं एआरपी, तो इसके लिए हो जाएगा एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होती है, नहीं होगा उल्टे की आकृति की एक रेखा होती है, नहीं होगा के समांतर एक सीधी रेखा होती है, नहीं होगा उल्टे की भांति दो रेखाएं होती है, बिल्कुल सही, उल्टे की भांति दो रेखाएं होती है एमआरपी एवं एआरपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएनआरपी का चित्र होता है। तो एएनआरपी का चित्र जो है वो उल्टे आकार का होता है, किस आकार का होता है, उल्टे आकार का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लगान की सर्वप्रथम एक स्पष्ट व संतोषजनक व्याख्या किसने दी? तो यह जो है वो रिकॉर्डो ने दी थी। किसने दी थी? रिकॉर्डो ने यस जो है लगान की सर्वप्रथम एक स्पष्ट व संतोषजनक व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, रिकॉर्डो के अनुसार कौन सा कथन उचित है? ये रिकॉर्डो आदमी का नाम है, अर्थशास्त्री का, और ये नहीं कि रिकॉर्ड, आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, रिकॉर्डो के अनुसार कौन सा कथन उचित है? तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। लगान कीमत में शामिल नहीं होता है, लगान एक अनार्जित आय है, लगान एक अनार्जित आय है, ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, आभास लगान का सूत्र है। तो आभास लगान का सूत्र होता है TRNSTVC, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आभास लगान का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभास लगान का संबंध होता है। तो आभास लगान का संबंध जो है वो अल्पकाल से होता है, किससे होता है? अल्पकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभास लगान शब्द अर्थात क्विसीडेंट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो सबसे पहले प्रयोग मार्शल ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आधुनिक लगान सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो आधुनिक लगान सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबिन्स है। कौन है? रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे निकट कोटि की भूमि को क्या कहा जाता है? तो निकट कोटि की भूमि को सीमांत भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज इसलिए महंगा नहीं है कि लगान दिया जाता है, वरन लगान इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि अनाज महंगा है। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन फेमस है और रिकॉर्डो ने इसे दिया था, इसे आप लोग वेरीफाइड करके रख ले। यह कथन किसने दिया था? रिकॉर्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभास लगान क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। मजदूर को मिलने वाला अतिरिक्त, भूमि को मिलने वाला अतिरिक्त, पूंजीपति को मिलने वाला अतिरिक्त, और ऑप्शन देख लेते हैं। वह अतिरिक्त जो अल्पकाल में मिलता है और दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही, आभास लगान यही है, वह अतिरिक्त जो अल्पकाल में मिलता है और दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है, मतलब ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण विशिष्ट साधनों में क्या सत्य है? वास्तविक वास्तविक ये तो नहीं होगा, वास्तविक हस्तांतरित नहीं होगा, वास्तविक हस्तांतरित है। डी नंबर इसका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वास्तविक आय इजिकल टू हस्तांतरण आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ती है तो उसका मजदूरी स्तर भी बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ती है तो उसका मजदूरी स्तर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो यह सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था वाकर ने। किसने किया था? वाकर ने। और आपको इसका PDF जो है, ये इकोनॉमिक्स का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया टेलीग्राम चैनल का। इसका लिंक आप टेलीग्राम चैनल से जाएंगे 13 मई 2022 को इसका PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाम मात्र की मजदूरी अर्थात नोमिनियल वैक्स से आशय है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, जो मजदूरी मुद्रा में मिलती है, बिल्कुल सही। नाम मात्र का तो यही होता है, जो नगद होती है मुद्रा में नहीं मिलती, नहीं, ये जो मजदूरी मुद्रा में मिलती है, नाम मात्र की मजदूरी से आशय यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी के लौह नियम का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था किसने? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने मजदूरी के लौह नियम का प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी को सिद्धांतों के प्रतिपादक है। तो मजदूरी को सिद्धांत के प्रतिपादक JS मिल थे। कौन थे? JS मिल। तो चलिए आप लोगों का यह लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का नेक्स्ट सीरीज में आएगा। तो आप लोग अभी तक अगर अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किए वीडियो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर पल की अपडेट उसमें दी जाती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।